नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 6 मार्च सन 2026। तृतीया तिथि आज शाम 5:53 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। भारत चौथी बार T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा, इंग्लैंड को 7 रन से हराया। सैमसन ने 89 रन का योगदान दिया। महिलाओं के लिए पिंक कैब योजना लेकर आई हरियाणा सरकार, 10 लाख रुपए तक मिलेगा ब्याज मुक्त लोन। CBSE की तरफ से बच्चों के लिए लिया गया अहम फैसला, छठी कक्षा से 3 भाषा नीति लागू। श्रमिकों के लिए खुशखबरी, अब हर महीने मिलेगी 1000 रुपये की पेंशन, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में 2 राज्यसभा सीट के लिए 3 नामांकन, संजय भाटिया और क्रमवीर बौद्ध के सामने खड़े हुए सतीश नांदल। निमसेट परीक्षा के लिए शुरू हुई आवेदन प्रक्रिया, बताएंगे पूरा प्रोसेस। दक्षिण हरियाणा के यात्रियों को मिलेगा लंबी दूरी की ट्रेनों का तोहफा, इस रेल लाइन का होगा दोहरीकरण। अब बीमा के भारी भरकम कमीशन पर लगेगी रोक, IRDA करेगा बड़े बदलाव। हरियाणा में ग्रामीणों को मिलेगी सस्ती बिजली, पंचायती जमीन पर स्थापित होंगे सोलर फार्म। एप्पल ने लॉन्च किया सबसे सस्ता लैपटॉप मैकबुक नियो, शुरुआती कीमत 69,990 रुपये, 11 मार्च से सेल होगी शुरू। PNB ने ATM से कैश निकालने की लिमिट 50% बढ़ाई, 1 अप्रैल से लागू होंगे नए नियम। और डोनाल्ड ट्रंप बोले, ईरान मेरे बिना सुप्रीम लीडर न चुने, सिलेक्शन में अमेरिका का रोल जरूरी, खोमेनी का बेटा मंजूर नहीं। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में गर्मी ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। राज्य का अधिकतम तापमान 33 डिग्री के पार चला गया है। मौसम विभाग की माने तो 7 जिलों का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, जिससे कि यहां गर्मी ज्यादा महसूस हो रही है। राज्य में सबसे अधिक तापमान पलवल जिले का दर्ज किया गया, जो कि 34.2 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। वहीं हिसार जिले की बात करें तो 31.4 डिग्री, नारनौल में तापमान 32.5, महेंद्रगढ़ में 33.3, नूंह में 32.6 डिग्री और गुरुग्राम के कुछ हिस्सों में तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। बढ़ता तापमान कहीं न कहीं किसानों की चिंता का विषय भी बना हुआ है। साफ आसमान और तेज धूप के कारण दोपहर की गर्मी का असर ज्यादा महसूस किया जा रहा है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले दिनों में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस का आंकड़ा पार कर जाएगा। तापमान बढ़ने से सुबह और शाम की ठिठुरन पूरी तरह से लगभग खत्म हो चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा में मौसम शुष्क रहेगा। इसी बीच हल्की बादलवाई देखने को मिल सकती है। पश्चिमी शुष्क गर्म हवाओं और चिलचिलाती धूप के कारण राज्य में 9 मार्च तक तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और यह 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 9 को एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसके कारण हरियाणा में कुछ स्थानों पर बादल छाए रह सकते हैं। इसके साथ ही उत्तरी जिलों में हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिल सकती है। हरियाणा सरकार ने निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पात्र निर्माण श्रमिकों को हर महीने 1000 रुपए की पेंशन दी जाएगी, ताकि उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिल सके। यह योजना खासतौर पर उन श्रमिकों के लिए बनाई गई है जो लंबे समय से निर्माण कार्य से जुड़े हुए हैं और वृद्धावस्था में उन्हें नियमित आय का कोई साधन नहीं होता। सरकार का उद्देश्य श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। इसके तहत आवेदक का हरियाणा का निवासी होना आवश्यक है और वह निर्माण कार्य से जुड़ा हुआ होना चाहिए। साथ ही श्रमिक का पंजीकरण हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में होना आवश्यक है। पात्र पाए जाने के बाद श्रमिक को हर महीने 1000 रुपए की पेंशन सीधे उसके बैंक खाते में भेजी जाएगी। श्रमिक इस योजना के लिए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा श्रमिक कल्याण बोर्ड के कार्यालय या फिर संबंधित विभाग में जाकर भी आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। सरकार का कहना है कि इस योजना से हजारों निर्माण श्रमिकों को लाभ मिलेगा और उन्हें वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता मिल पाएगी। अधिकारियों के अनुसार पात्र श्रमिक समय रहते अपना पंजीकरण करवाकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। हरियाणा सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 का वार्षिक बजट पेश कर दिया है। बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 2,23,000 करोड़ से अधिक का बजट पेश किया, जो पिछले साल के बजट की तुलना में 10.28% अधिक है। इस बजट में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में घोषणा करते हुए कहा कि अभिनव पायलट परियोजना शुरू होगी, जिसके तहत गाँव में पंचायती भूमि पर सोलर फार्म स्थापित किए जाएंगे। सोलर परियोजना से उत्पन्न बिजली ग्रामीणों को किफायती दरों पर उपलब्ध करवाई जाएगी। इससे न केवल ग्रामीणों के बिजली बिलों में कमी आएगी, बल्कि पंचायतों को भी आय का एक
एक अच्छा स्रोत मिलेगा। ढाणियों में रह रहे परिवारों के लिए 1 से लेकर 3 किलोवाट क्षमता के बैटरी सहित सोलर पावर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। सीएम ने कहा कि प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लागू की जाएगी। पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट पानीपत में स्थापित किया जाएगा। इस पॉलिसी के तहत साल 2030 तक 250 किलो टन प्रति वर्ष ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए ग्राम पंचायतों की भूमि का एक निश्चित हिस्सा आरक्षित किया जाएगा। सामनाथ भूमि में से 500 वर्ग गज तक की भूमि स्वयं सहायता समूहों को डेयरी बनाने के लिए लीज पर दी जाएगी। लीज दर सालाना सिर्फ 10 रुपए प्रति वर्ग गज होगी। स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की मार्केटिंग हेतु प्रत्येक ब्लॉक में एक आधुनिक ग्राम होट की स्थापना भी की जाएगी। वित्त वर्ष 2026-27 का वार्षिक बजट में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके सशक्तिकरण की दिशा में कई बड़ी घोषणाएं की हैं। हरियाणा पुलिस में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 7 नए महिला पुलिस थाने खोलने की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा की गई। वहीं दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्रता की वार्षिक आय सीमा को इसी साल यानी 25 सितंबर से 1 लाख से बढ़ाकर 1,80,000 रुपए करने का फैसला भी लिया गया। पात्र महिलाओं को हर माह 2100 रुपए इसके तहत मिलेंगे। बजट में सीएम नायब सिंह सैनी ने 2000 नए वीटा बूथ खोलने की भी घोषणा की है। इनमें स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए 20% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। हर नारी स्वस्थ नारी की पहल करते हुए प्रदेश के हर जिले में स्वस्थ नारी क्लिनिक खोलने की भी घोषणा की गई है। वहीं महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री नायब सैनी द्वारा बजट में पिंक कैब योजना का प्रस्ताव भी रखा गया, जिसके तहत महिलाओं को ड्राइविंग ट्रेनिंग और इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। अपने बजट भाषण में महिलाओं के लिए एक और बड़ी घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि कोई महिला अपने नाम पर वाहन खरीदती है तो उसे मोटर व्हीकल टैक्स में 1% की छूट का अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहनों पर पहले से मिल रही 20% टैक्स छूट में और बढ़ोतरी की जाएगी ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाई जा सके। महिलाओं के लिए संचालित हो रही विशेष बसों की संख्या 273 से बढ़ाकर 500 करने का भी प्रस्ताव बजट में रखा गया है। हरियाणा के फतेहाबाद के लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य, खेल और शिक्षा सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी NPCIL अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी योजना के तहत कई विकास कार्य करवाएगी। इन योजनाओं पर लगभग 14 करोड़ रुपए खर्च होंगे। NPCIL द्वारा योजना के तहत अग्रोहा और गोरखपुर क्षेत्र में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए मोबाइल मेडिकल क्लिनिक शुरू किया जाएगा। यह क्लिनिक गाँव-गाँव जाकर लोगों की जाँच करेगा और प्राथमिक उपचार उपलब्ध करवाएगा, जिससे ग्रामीणों को दूर शहरों में इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 6 गांवों में आधुनिक सुविधाओं से युक्त लाइब्रेरी का निर्माण भी करवाया जाएगा। यहाँ विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं और सामान्य अध्ययन से जुड़ी किताबें उपलब्ध करवाई जाएंगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को बेहतर तैयारी का अवसर मिलेगा। युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भुना में फुटबॉल ग्राउंड का निर्माण करवाया जाएगा। इससे स्थानीय खिलाड़ियों को अभ्यास और प्रतियोगिताओं के लिए बेहतर मैदान मिल पाएगा। NPCIL देश भर में अपने प्रोजेक्ट क्षेत्रों के आसपास के गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे से जुड़े हुए कई सामाजिक कार्य करती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE की तरफ से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा स्कूली शिक्षा 2023 के अनुरूप अहम फैसले लिए गए हैं। नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 से छठी कक्षा से 3 भाषा नीति को लागू किया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत अंग्रेजी अब अनिवार्य विषय नहीं होगा, बल्कि इसे विदेशी भाषा के रूप में पढ़ाया जाएगा। छात्रों को छठी कक्षा से 3 भाषाएं पढ़नी होंगी, जिनमें से कम 2 भारतीय भाषाएं अनिवार्य रूप से रहेंगी। नई पॉलिसी के मुताबिक अंग्रेजी को विदेशी भाषाओं की श्रेणी में शामिल किया गया है। स्टूडेंट्स इसे एक ऑप्शन के तौर पर चुन पाएंगे। इसके अतिरिक्त फ्रेंच या जर्मन जैसी विदेशी भाषाएं भी विकल्प के रूप में मौजूद होंगी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा स्कूली शिक्षा 2023 की सिफारिशों के मुताबिक तीसरी भाषा की पढ़ाई मिडिल स्टेज यानी छठी से 8वीं कक्षा तक होगी। साथ ही कहा गया है कि छात्रों में बुनियादी संप्रेषण कौशल विकसित करने के लिए पर्याप्त कक्षा घंटे तय किए जाने चाहिए। यह सुझाव भी दिया गया है कि तीसरी भाषा को 10वीं तक कंपलसरी किया जा सकता है और 9वीं व 10वीं में भी तीनों भाषाओं की पढ़ाई जारी रहनी चाहिए। शिक्षा विशेषज्ञों की माने तो 3 भाषाएं अनिवार्य होंगी, तो छात्रों का भारतीय संस्कृति और विभिन्न राज्यों की भाषाओं से जुड़ाव और भी पक्का होगा। इस नई पॉलिसी से छात्रों पर अंग्रेजी का प्रेशर कम होने की उम्मीदें हैं, जिससे वे अन्य भाषाओं पर ज्यादा आत्मविश्वास के साथ फोकस कर पाएंगे। हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों के चुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन भाजपा उम्मीदवार संजय भाटिया और कांग्रेस उम्मीदवार करमबीर सिंह बौद्ध ने नामांकन भर दिया है। भाटिया के साथ सीएम नायब सिंह सैनी मौजूद रहे, वहीं सतीश नांदल बतौर निर्दलीय नामांकन करने पहुंचे हैं। उनके साथ विधायक सावित्री जिंदल, देवेंद्र कादियान और राजेश जून भी हैं। नांदल ने कहा
कि मैं निर्दलीय नामांकन दाखिल कर रहा हूं। निर्दलीय मेरे साथ हैं। मैं कांग्रेस, इनेलो व भाजपा विधायकों से वोट मांगूंगा। सभी मेरे भाई हैं। संजय भाटिया कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ग्रेजुएट है। इनका जन्म हरियाणा के पानीपत जिले में हुआ है। वह भाजपा के महामंत्री भी रह चुके हैं। साल 2019 में लोकसभा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी संजय भाटिया ने अपने पहले ही लोकसभा चुनाव में इतिहास रच दिया था। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को 6,54,000 मतों के अंतर से मात दी थी। संजय भाटिया ने प्रदेश के 53 साल के इतिहास में सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप शर्मा को 6,54,269 के विशाल वोटों के अंतर से हराया था। वहीं कांग्रेस के करमबीर सिंह बोध किसी भी गुट या फिर खेमे से जुड़े हुए नेता नहीं माने जाते। यही कारण है कि उन्हें संगठन के भीतर एक संतुलित और सर्व स्वीकार्य चेहरे के रूप में देखा जा रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने स्वयं उनके नाम का सुझाव दिया है। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा करमबीर सिंह बौद्ध को अपना उम्मीदवार घोषित किया गया है। बताया जा रहा है कि खुद राहुल गांधी ने उनके नाम का सुझाव दिया था। इसको लेकर हरियाणा कांग्रेस में बड़ी नाराजगी देखने को मिली। ओबीसी समाज के अनदेखी का आरोप लगाते हुए एक बड़े नेता ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेहद नजदीकियों में शामिल ओबीसी समाज के बड़े नेता तेलूराम जांगड़ा ने कांग्रेस हाईकमान के फैसले पर नाराजगी जताते हुए पार्टी को अलविदा कह दिया। उन्होंने अपना त्यागपत्र प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेज दिया है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा उम्मीदवार की सूची में ओबीसी समाज को प्राथमिकता नहीं दिए जाने से वे बेहद दुखी हैं। इसी विरोध में उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और अपने पद से इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से केवल वे ही नहीं बल्कि कई अन्य ओबीसी नेता नाराज हैं और कांग्रेस पार्टी छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस अब एक विशेष वर्ग की पार्टी बनकर रह गई है और ओबीसी समाज को निरंतर अनदेखा किया जा रहा है। पहले लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव में भी ओबीसी समाज को नजरअंदाज किया गया था, जिसका परिणाम ये हुआ कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को विधानसभा चुनाव में अप्रत्याशित हार झेलनी पड़ी। तेलूराम जांगड़ा ने कहा कि हरियाणा में ओबीसी और विश्वकर्मा समाज की आबादी का आंकड़ा लगभग 30% है। इसके बावजूद पार्टी संगठन में उन्हें उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है। अगर आप भी हाल फिलहाल में बीमा लेने की प्लानिंग कर रहे हैं और आपको इस प्रकार की कई खबरें सुनने को मिल रही हैं कि बीमा लेना काफी महंगा हो गया है, तो आज की खबर आपके लिए काफी राहत भरी साबित होने वाली है। बीमा नियामक इरडा अगले 4 से 6 महीनों में ऐसे कई बड़े सुधार करने जा रहा है जिससे आप काफी किफायती दामों पर बीमा करवा सकते हैं और आपके पैसे का पूरा सदुपयोग होगा। जल्द ही बीमा सुगम को लॉन्च किया जाएगा, जो कि एक डिजिटल मार्केट प्लेस होगा। यहाँ पर आप अमेजन और फ्लिपकार्ट की तरह ही सभी बीमा कंपनियों की पॉलिसी को काफी आसानी से कंपेयर कर पाएंगे। साथ ही आपको कीमत, फीचर्स, क्लेम, सेटलमेंट आदि की जानकारी महज एक क्लिक पर मिल पाएगी। फाइनेंशियल ईयर 2025 में अकेले कमीशन के नाम पर बीमा कंपनियों ने तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए बांटे हैं। यही वह पैसा है जो आपकी जेब से प्रीमियम के रूप में निकलता है। मौजूदा समय में बीमा कंपनियां आपका प्रीमियम का 30% हिस्सा डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिन के कामों पर खर्च करती हैं। इसमें से 17 से 18% सीधे बैंक को, एनबीएफसी और एजेंटों की जेब में जाता है। अब IRDA की तरफ से इसे घटाने की तैयारी शुरू कर दी गई है, खासकर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में, जहां पर प्रीमियम काफी तेजी से बढ़े हैं। अब आपको इस सेक्टर में बड़ी राहत की उम्मीद मिलने वाली है। दक्षिण हरियाणा के रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। बता दें कि रेवाड़ी से फुलेरा तक रेलवे लाइन का दोहरीकरण का काम किया जाएगा। पहले चरण में कुंड से लेकर नारनौल तक रेलवे लाइन के दोहरीकरण का कार्य पूरा किया जाएगा, जबकि दूसरे चरण में कुंड से रेवाड़ी हिस्से पर जल्द काम शुरू होगा। इसके बाद आगामी चरण में नारनौल से लेकर फुलेरा तक दोहरीकरण कार्य को पूरा किया जाएगा। रेलवे के एक अधिकारी की माने तो इस पूरे प्रोजेक्ट को धरातल पर अमली जामा पहनाने में लगभग 1 साल का समय लगेगा। वर्तमान समय में नारनौल से राजस्थान के फुलेरा तक सिंगल रेल लाइन है। इसके चलते लंबी दूरी ट्रेनों को क्रॉसिंग के लिए ठहराव करना पड़ता है, जिससे सफर तय करने में समय अधिक लगता है। वहीं ट्रेनों की संख्या भी सीमित रहती है। रेवाड़ी से लेकर फुलेरा रेल लाइन की लंबाई की बात करें तो लगभग 220 किलोमीटर है। ऐसे में रेल लाइन के दोहरीकरण से रेल संचालन में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। ऐसे में दोहरीकरण कार्य पूरा होने पर गुजरात और राजस्थान से दिल्ली जाने वाली ज्यादातर ट्रेनें इसी मार्ग से चलाई जा सकेंगी। इस रूट पर दिल्ली से राजस्थान और गुजरात के लिए चलने वाली ट्रेनों का संचालन होगा, जिसका सीधा फायदा आम आदमी को मिलेगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुचिरापल्ली द्वारा NIT MCA कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी नीमसेट की आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। यह आवेदन प्रक्रिया 1 मई तक चलेगी। इस एग्जाम के लिए देश के 11 NIT और 2 ट्रिपल IT में एडमिशन मिलेगा। मैथ से बैचलर डिग्री, BTech और BE पास आउट छात्र इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके परीक्षा पैटर्न की स्पेशल बात यह है कि छात्रों को हर सेक्शन को तय वक्त में पूरा करना होगा। स्टूडेंट्स एक सेक्शन से तय समय से पहले दूसरे सेक्शन में स्विच नहीं कर पाएंगे। नीमसेट 2026 की परीक्षा कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी CBT
बेस पर होगी, जो कि 6 जून को एक शिफ्ट में आयोजित होगी। परीक्षा दोपहर 2 बजे से लेकर 4 बजे तक आयोजित करवाई जाएगी। एग्जाम में 3 सेक्शन होंगे जिनमें सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा की आंसर की 10 से 11 जून तक जारी कर दी जाएगी तथा परीक्षा का रिजल्ट 29 जून को जारी होगा। सीट अलॉटमेंट के लिए पहले राउंड 7 से लेकर 10 जुलाई तक, दूसरा राउंड 11 जुलाई को होगा। परीक्षा की पात्रता के बारे में बातें करें तो उन उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यूजी डिग्री होनी चाहिए जिनमें कम से कम 60% अंक या 6.5 सीजीपीए। SC, ST और PWD उम्मीदवारों के लिए 55% अंक या 6.0 सीजीपीए जरूरी है। इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट nimset.admission.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान कैथल द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। यह नियुक्ति संविदा के आधार पर 3 साल के लिए होने जा रही है। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के लिए इच्छुक हैं, वे ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार ग्रेजुएट होने चाहिए या BA के साथ B.Ed को प्राथमिकता व टाइप व कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है। अध्यापन कार्य का अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। वॉचमैन या गार्डनर के पदों के लिए उम्मीदवार 7वीं पास होने चाहिए तथा उन्हें कृषि या उद्यानिकी या बागवानी के कार्य का अनुभव होना चाहिए। कार्यालय सहायक के लिए आवेदक BA या BCom या BSW धारक होने चाहिए तथा टाइपिंग व कंप्यूटर में MS ऑफिस, टेली, इंटरनेट का ज्ञान होना भी आवश्यक है। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। न्यूनतम आयु 22 वर्ष, अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 मार्च है। सैलरी 12,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए पर मंथ अलग अलग पोस्ट वाइज मिलेगी। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के 8वें दिन की कार्यवाही में बजट पर चर्चा हुई। नारनौल से कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ ने GST को गब्बर सिंह टैक्स बताते हुए कहा कि यह जुलाई 2017 में लगाया गया था, क्या तब यह सही था या अब सही है। जस्सी ने कहा कि यह गब्बर सिंह टैक्स 8 साल से देश की जनता पर बोझ बना हुआ है। जस्सी पेटवाड़ ने कहा कि सरकार ने तो कफन पर भी GST लगा दिया है और कृषि उपकरणों पर भी GST लगाया गया है। पेट्रोल और डीजल को GST के दायरे से बाहर रखा गया है, जबकि इन्हें अंदर लाना चाहिए। गाँव के तालाबों को लेकर कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल और मंत्री कृष्णलाल पंवार आमने सामने दिखे। गीता भुक्कल ने कहा कि हम बार बार एक ही मांग कर रहे हैं कि स्वच्छ तालाब बना दिए जाएं। अमृत सरोवर योजना में 3 करोड़ रुपए लगाए, इतने में तो हमारे एरिया के तालाब ठीक हो जाते। जवाब में मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कहा कि वाटर लेवल के कारण काम बंद करना पड़ा। छुचकवास, बहु गांव, मोडाखेड़ा गांव में वाटर लेवल ऊंचा है। सिंचाई और पंचायत विभाग इसका समाधान निकालने में लगा है। थानेसर से कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा कि GST 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ और यह पूरे देश में लागू किया गया। आज कहा जा रहा है कि इससे किसानों को फायदा होगा, जबकि स्वतंत्र भारत में पहली बार खेती पर कर लगाया गया, ट्रैक्टर और खाद पर भी पहली बार टैक्स लगा है। तो ऐसे में कैसे कह सकते हैं कि इससे किसानों का भला होगा। वहीं लड़कियां जिस स्कूटी से स्कूल जाती थी उसकी कीमत 1 लाख रुपए से ऊपर पहुंच गई है। जब से GST आया है राज्यों की वित्तीय स्थिति अच्छी हुई है, मगर उस राज्य की जनता को भी राहत मिलनी चाहिए। हरियाणा सरकार को पेट्रोल डीजल पर वैट घटाकर कम करना चाहिए। दिग्गज टेक कंपनी एप्पल ने अपना अब तक का सबसे किफायती लैपटॉप मैकबुक नियो लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने उसे उन यूजर्स के लिए पेश किया है जो कम बजट में मैकबुक का अनुभव लेना चाहते हैं। इसकी शुरुआती कीमत भारत में 69,990 रुपए रखी है। मैकबुक नियो में A18 प्रो चिपसेट दिया गया है। ये 6 कोर CPU और 5 कोर GPU के साथ आता है। इसमें 16 कोर वाला न्यूट्रल इंजन यानी NPU भी दिया गया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI टास्क को तेजी से प्रोसेस करता है। ये चिप iPhone 16 प्रो में मिलती थी। एप्पल का दावा है कि स्मार्टफोन चिपसेट होने के बावजूद यह लैपटॉप ब्राउजिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग, फोटो एडिटिंग और डेली ऑफिस वर्क को बड़ी आसानी से हैंडल कर सकता है। डिजाइन के मामले में काफी हद तक मैकबुक एयर जैसा दिखता है। इसमें 13 इंच की लिक्विड रेटिना यानी IPS LCD डिस्प्ले दी गई है। एप्पल के मुताबिक मैकबुक नियो को एक बार फुल चार्ज करने पर 16 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक टाइम मिलता है। इसमें 36.5 वाट आवर की बैटरी लगी है। इसे बॉक्स में मिलने वाले 20 वाट के USB-C पावर अडेप्टर से चार्ज किया जा सकता है। 8 GB की यूनिफाइड मेमोरी दी गई है। 256 GB और 512 GB स्टोरेज ऑप्शन मिलेगा। भारत में मैकबुक नियो की शुरुआती कीमत 69,990 रुपए रखी गई है। इसके लिए प्री ऑर्डर एप्पल की वेबसाइट पर शुरू हो गए हैं। इसकी बिक्री 11 मार्च से प्रारंभ होगी। पढ़ाई, प्रोजेक्ट्स और ऑनलाइन क्लासेज के लिए यह बेस्ट है। भारतीय शेयर बाजार में 5 मार्च को बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 900 अंक की तेजी के साथ 80,016 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 285 अंक की बढ़त रही। यह 24,766 के स्तर पर पहुंच गया। ऑटो, मेटल, फार्मा और एनर्जी शेयर्स में ज्यादा बढ़त देखने को मिली। L&T और अडानी पोर्ट्स के शेयर तकरीबन 4% चढ़कर बंद हुए। वहीं IT शेयर्स में गिरावट रही। एशियाई बाजारों से भी अच्छे संकेत मिले, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा। वहीं ब्रेंट क्रूड में तकरीबन 1% की तेजी है। यह $83 प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गया है। सोने और
चांदी के दामों में लगातार दूसरे दिन गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 2,000 रुपए घटकर 1,60,000 रुपए पर पहुंच गया है, तो वहीं 1 किलोग्राम चांदी 7,000 रुपए गिरकर 2,64,000 रुपए पर आ गई है। सोना चांदी के दाम में ये गिरावट प्रॉफिट बुकिंग की वजह से आई है। 22 कैरेट सोने का दाम 1,47,097 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। बीते साल के आखिर में सोना 1,33,000 रुपए पर था, जो कि अब 1,60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। यानी इसकी कीमत इस साल अब तक 27,000 रुपए बढ़ चुकी है। वहीं चांदी भी इस दौरान 24,000 रुपए महंगी हुई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।